जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है वेद त्रिवेदी और आज से हम लोग एक नया सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है कंपनीज अकाउंट, या फिर आप उसको कंपनी लॉ कह सकते हैं या कॉर्पोरेट अकाउंटिंग भी कह सकते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कि किसी भी कंपटीशन एग्जाम की आप बात करेंगे अगर कॉमर्स से रिलेटेड, तो उसमें कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है ये, बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है आपके कंपटीशन प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर एकेडमिक में बात करें तो आपका बीकॉम सेकेंड ईयर में कंपनीज अकाउंटिंग और लखनऊ यूनिवर्सिटी बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर में कंपनीज अकाउंटिंग का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर एक सब्जेक्ट के रूप में हम इसको पढ़ते हैं। और वैसे तो कॉमर्स में आप कुछ भी कर रहे हो, कंपनीज अकाउंटिंग से आपका पीछा नहीं छूटने वाला। मतलब कंपनीज अकाउंटिंग आपको बेहतर तरीके से जानना ही होगा, तभी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अच्छा, तो फिर बात आती है, क्या फिर हम ही हैं सिर्फ जो यूट्यूब पे आपको कंपनीज के बारे में डिटेल में पढ़ाने वाले हैं? जी नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो आपको सारे वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं, ऑलरेडी करा चुके हैं। तो फिर ऐसा क्या खास होने वाला है हमारे इस कॉमर्स विद वेदसिरा के प्लेटफॉर्म पर? देखिए भैया, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बहुत एक्सपर्ट हैं, मैं मानता हूं कि वो बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन भी करते हैं। लेकिन आप अगर उनको फॉलो करते हैं, उनको सब्सक्राइब करते हैं, तो देखेंगे कि हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड मुश्किल से मुश्किल 3-4 वीडियोस देने के बाद में फिर पेड कोर्स की बात आ जाती है। लेकिन हमारे चैनल कॉमर्स विद वेदसिरा पर आपको हर एक सब्जेक्ट जो कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं या आगे आने वाले समय में पढ़ाऊंगा, डिटेल में और कंप्लीट एनालिसिस के साथ में संपूर्ण स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो ये खासियत है हमारे इस चैनल की। मैं आपको बताता चलूं कि मैंने आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इनकम टैक्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के वीडियोस प्रोवाइड करा रखे हैं। अगर आप जाकर के प्लेलिस्ट में देखेंगे जाके, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अगर आप जाते हैं तो 64 वीडियोस मैंने प्रोवाइड कराए हुए हैं। अगर इनकम टैक्स में जाकर देखेंगे तो 48 वीडियोस मैंने इनकम टैक्स के प्रोवाइड कराए हुए हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मैंने 38 वीडियोस प्रोवाइड कराए हैं। और अभी जो एग्जाम हुआ है उसमें मैक्सिमम चीजें उनमें से ही पूछी गई हैं जो मैंने वहां पर ऑलरेडी पढ़ा रखा है। तो मैं कंप्लीट पढ़ाता हूं, एकदम सारी इंफॉर्मेशन के साथ में पढ़ाता हूं और आपको बताने का प्रयास करता हूं अपना पूरा कि कैसे डिस्क्रिप्टिव मटेरियल से ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं। अगर पिछले कुछ वर्षों से क्या पेपर देखें, कंपटीशन के पेपर देखें अगर पिछले कुछ वर्षों के, तो उसमें आप पाएंगे कि न्यूमेरिकल्स नहीं पूछे जा रहे हैं। चाहे आप पीजीटी का कुछ पेपर उठा के देख लीजिए, खैर पीजीटी में तो 27-28 क्वेश्चन पूछे गए थे न्यूमेरिकल के, लेकिन वो सब थ्योरी बेस्ड थे। अगर थ्योरी नहीं आती अच्छे से तो न्यूमेरिकल नहीं कर पाए उन लोग जिनकी थ्योरी अच्छी नहीं थी। चाहे जीआईसी का पेपर देख लीजिए या कोई भी कॉमर्स, जितने भी पेपर हो रहे हैं, आप केवल कॉमर्स नहीं किसी भी स्ट्रीम में जाकर देख लीजिए, न्यूमेरिकल्स नहीं पूछे जा रहे हैं, थ्योरी बहुत पूछी जा रही है, कॉन्सेप्शनल चीजें पूछी जा रही हैं। तो मेरा प्रयास रहता है कि मैं आपको कॉन्सेप्शनल चीजें समझाऊं, सीधे कॉन्सेप्ट क्लियर करूं आपका कि ये कॉन्सेप्ट आखिर डेवलप कैसे हुआ। तो इसी सीरीज में आज से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे कंपनीज अकाउंटिंग। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कंपनी लॉ, या फिर आप इसको कह लीजिए कंपनीज अकाउंटिंग, या फिर और एक नाम होगा जिसको हम लोग कहेंगे कारपोरेट अकाउंटिंग। तीनों मिलता जुलता है। ये हमारा कंपनी लॉ क्या है, कंपनीज अकाउंटिंग क्या है और कारपोरेट अकाउंटिंग क्या है, मैं तीनों लेकर के चलूंगा और आपको बताऊंगा कि आखिर ये होता क्या है। कुल मिलाकर के चाहे हम यहाँ की बात करें या इसकी बात करें या इसकी बात करें, हम लोग को कंपनी के बारे में ही पढ़ना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं हमेशा की तरह सबसे पहले तो मैं यही बताता हूँ कि आखिर बुक का ये नाम क्यों पड़ा। तो सबसे पहले आप यहाँ देखें, अकाउंटिंग वर्ड यूज हुआ है। अकाउंटिंग का मतलब बहुत सारी अकाउंटिंग है यार कॉमर्स में। कौन कौन सी अकाउंटिंग है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है ना, ये सब अकाउंटिंग है। तो देखो ये तमाम सारी अकाउंटिंग है जिनको हम लोग पढ़ते हैं। तो अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? अकाउंटिंग का मतलब होता है लिखना। क्या मतलब होता है? लिखना। किसको लिखना? तो वित्तीय व्यवहारों को लिखना। जब फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करते हैं तो वो क्या कहती? निश्चित वित्तीय व्यवहारों को निश्चित पुस्तकों में लिखने की कला को ही लेखांकन कहा जाता है।
ओके, तो लिखना जो है उसी को अकाउंटिंग कहा जाता है। तो जब फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करते हैं तो वित्तीय व्यवहारों को लिखने की कला को फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहते हैं। कॉस्ट से संबंधित आंकड़ों को लिखने की कला को क्या कहते हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग कहते हैं। कंपनीज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को लिखने की कला को क्या कहते हैं? कंपनीज अकाउंटिंग कहते हैं। निगम से रिलेटेड व्यवहारों को लिखने की कला को क्या कहते हैं? कॉर्पोरेट अकाउंटिंग कहते हैं। बात समझ में आ रही है ना? तो अकाउंटिंग क्या होता है? लिखने का एक मेथड है, उसको अकाउंटिंग कहते हैं। और वो मेथड जहां जहां अप्लाई होता है तो उसी का नाम पहले जोड़ दिया जाता है। अगर फाइनेंस में आता है तो वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो जाती है, कॉस्ट में जाता है तो कॉस्ट अकाउंटिंग हो जाती है, कंपनीज में जाता है तो कंपनीज अकाउंटिंग हो जाता है, और कॉर्पोरेट में जाता है तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग हो जाता है। जब मैनेजमेंट में वही चला जाता है तो वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो जाता है। तो अकाउंटिंग क्लियर हो गई। अच्छा ठीक है भाई, अकाउंटिंग क्लियर हो गई। अब यहाँ पे बात करते हैं ना कि कंपनी क्या है, कंपनी। फिर उसके बाद बात करेंगे कि कॉर्पोरेट क्या है। तो कंपनी अगर हम लोग बहुत सामान्य शब्दों में बात करें तो कंपनी का मतलब होता है व्यक्तियों का कुछ निश्चित संघ या समूह जो किसी निश्चित कार्य को करने के लिए तत्पर हुआ है। आप कहेंगे क्या पढ़ा रहे हैं सर जी, ये कंपनी होती है, निश्चित व्यक्तियों का संघ, ये तो आप मुझे फर्म में लेके चले गए, फर्म होती है ये, है ना? ये तो आप संयुक्त साहस में हमको लेके चले गए, है ना? ज्वाइंट वेंचर में लेके चले गए, वहां पर भी यही होता है सर जी। अरे तो मैं आपको क्रम बता रहा हूं ना, देखो सुनो, रुको बताते हैं। देखिए सबसे पहले अगर कुछ होता है तो उसको कहते हैं एकल व्यापार। व्यापार का जो सबसे छोटा प्रारूप है उसको क्या कहते हैं? सोल ट्रेडिंग, एकल व्यापार, जहां एक ही व्यक्ति व्यवसाय करता है, पूरी रिस्क को वहन करता है, पूरी कैपिटल लगाता है ना? और पूरा लाभ उसी का होता है। ये क्या करता है? पूरी कैपिटल यही खुद लगाता है अकेला। ओके, जितना रिस्क होता है वो ये अकेला ही वहन करता है, पूरा रिस्क इसका अकेले का होता है ना? और पूरा प्रॉफिट इसी का होता है। तो देखो प्रॉफिट की जब बात करेंगे, पूरा प्रॉफिट हमारा बहुत मजा आया, लेकिन इस प्रॉफिट को प्राप्त करने के लिए कैपिटल लगाई, और उस कैपिटल में हमारे साथ ही साथ रिस्क था। ये दोनों चीजें भी तो हमको अकेले ही झेलनी पड़ेंगी, होंगी कि नहीं होंगी? तो ये चीज एक बहुत बड़ी बात थी। दो चीजें आती हैं, देखो अगर आप एकल व्यापार की बात करोगे तो यहाँ पर कैपिटल जो है वो लिमिटेड है, जितना तुम्हारी औकात है उतना ही तो लगा पाओगे, उसके आगे तो जा नहीं पाओगे, है ना? और रिस्क लेने की भी क्षमता होती है आदमी की या व्यापारी की, उससे ज्यादा वो रिस्क भी नहीं ले सकता है। तो ये देखो लिमिटेशन थी। इस लिमिटेशन को तोड़ा गया कहां पर? चाहे फर्म कह लें चाहे संयुक्त साहस कह लें, लगभग लगभग एक ही बात होती है। बस इन दोनों में फर्म क्या है, इसके लिए इसका रजिस्ट्रेशन, संयुक्त साहस का ज्वाइंट वेंचर का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, फर्म का रजिस्ट्रेशन हो सकता है, वॉलंटरी होता है, मैंडेटरी नहीं होता है, चाहे तो कराएं चाहे तो ना कराएं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ करा सकते हैं, इसका तो होता ही नहीं है। संयुक्त साहस जो होता है वो किस ज्वाइंट वेंचर किसी निश्चित कार्य को करने के लिए बनता है, और कार्य को पूरा होने के बाद में प्रॉफिट या लॉस को बांटने के बाद ये स्वतः ही खत्म हो जाता है। जबकि पार्टनरशिप ऐसा नहीं होता है, ये उसके बाद भी चलती रहती है लगातार। यहां पर कितने मिनिमम कैंडिडेट होंगे कितने मैक्सिमम होंगे ये नहीं कहा गया, कम से कम 2 व्यक्ति हों तो बस संयुक्त साहस ज्वाइंट वेंचर बन जाता है। जबकि पार्टनरशिप फर्म में कहा गया है कि मिनिमम 2 कैंडिडेट होने चाहिए, और मैक्सिमम की संख्या जो है वो 50 तक बढ़ा करके कर दी गई है। और अगर बैंकिंग सेक्टर में है तो 20 इसकी संख्या रखी गई है। तो मतलब संख्या की बात करें तो यहाँ पर होती है, यहाँ पर कोई संख्या नहीं होती है। अगर संयुक्त साहस के लिए बात करें तो कोई भी इसके लिए एक्ट नहीं है और कोई भी प्रलेख तैयार नहीं किया जाता है। जबकि फर्म के लिए अगर बात करी जाए तो पार्टनरशिप डीड होती है, और अगर इसके लिए एक्ट करें तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 इसके लिए लागू होता है। तो ये डिफरेंस है दोनों में। कुल मिलाकर बात यार एक ही होती है। क्या होता है? 3-4 लोग मिलकर के किसी काम को करने के लिए तैयार हो जाते हैं, उसको रजिस्टर्ड करा करके या फिर न रजिस्टर्ड करा करके। तो अगर ये लोग मिलकर के तैयार हो जाए तो देखो अब क्या होगा, जो कैपिटल हम यहाँ पर लगा रहे थे, मान लो यहाँ पर हम x लगा रहे थे कैपिटल, तो यहाँ पर हम 3 या 4x कैपिटल लगा सकते हैं। वो मेरी 3 या 4 टाइम कैपिटल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हम इतने लोग मिलकर के काम को करने के लिए तैयार हो गए हैं। साथ ही साथ जो मेरा रिस्क था वो कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा? जो मेरा रिस्क था वो 1/3 या फिर 1/4 कम हो जाएगा। साथ ही साथ उसके साथ में क्या होगा भाई, मेरा या प्रॉफिट हमारा जो अकेले आ रहा था वो 3-4 जगह बट जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता, जब ज्यादा कैपिटल लगाओगे ज्यादा रिस्क ले पाओगे तो ज्यादा लाभ कमाओगे, बांट लेना कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन देखो फिर क्या हुआ था, यहां पर भी, यहां पर अगर देखें तो फिर लिमिटेशंस थी। वो लिमिटेशंस क्या थी? कैपिटल फिर 3-4 लोगों की थी,
यहाँ पर रिस्क वही 3-4 लोगों में बट रहा था। व्यापार को बहुत बड़े स्तर पर करना था, व्यापार को क्या करना था, बहुत बड़े स्तर पर करना था। तो जब बहुत बड़े स्तर पर व्यापार को करना होता है तब उस प्रारूप को क्या कहा जाता है, वही कंपनी बनती है, ये होती है कंपनी। जहां पर अभी टाइप्स ऑफ कंपनीज अगला वीडियो देखेंगे, उसमें हम बताएंगे आपको कि टाइप्स ऑफ कंपनीज मतलब कंपनियां कितने प्रकार की होती हैं। कुल मिलाकर अगर अभी देखें यहाँ पर, तो मैं पब्लिक कंपनी की बात करूं तो मिनिमम कैंडिडेट जो होते हैं इसके वो 7 होते हैं, और मैक्सिमम पर कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट एट ऑल, कोई लिमिट ही नहीं है। तो सोचो कितने भी लोगों को मिलाकर के हम एक ऐसा संघ बना लेंगे, कितने भी लोगों को मिलाकर एक संघ बना लिया जाएगा, और जिनके द्वारा वहां पर कैपिटल लगाई जाएगी, उनके द्वारा रिस्क को वहन किया जाएगा, तो ऐसे फॉर्मेट को क्या कहा जाता है, कंपनी कहा जाता है। मैंने शुरुआत में ही आपको कहा था कि मैं बहुत साधारण शब्दों में बात करूं तो, लेकिन साधारण शब्दों में बात थोड़े करूंगा, यहाँ क्या है, लॉ है। लॉ में साधारण शब्दों की कोई जगह नहीं है, वहां पर जो शब्द हैं वो विशेष हैं। तो विशेष शब्द क्या कहते हैं, जब आप कंपनी में आएंगे तो इसका सेक्शन है आपका 220 जो डिफाइन करता है कंपनी को, और ये क्या कहता है, कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसकी एक सार्वमुद्रा होती है, अपने सदस्यों से पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है, सतत उत्तराधिकार होता है, लोकतंत्रात्मक परिचालन होता है, नोट सिटीजन होता है, वाइंडिंग अप ऑफ कंपनीज होता है, लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। ये डिफिनेशन में कहा गया, और अगर इन्हीं 8 बातों को मिला लिया जाएगा भाई मेरे, तो यही इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाएंगे, मतलब कंपनी के लक्षण बन जाएंगे, यही बताएंगे कि ये कंपनी है या फिर कंपनी नहीं है। तो सेक्शन 220 क्या कहता है, कंपनी क्या है, कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है, कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय ए लॉ, जो नियमों के तहत, अब देखो क्या बात आई, लॉ, तो बस यही लॉ है और कुछ थोड़े है। कंपनी का निर्माण कैसे किया जाएगा और उसकी अकाउंटिंग कैसे की जाएगी, कंपनी का निर्माण कैसे किया जाएगा और उसकी अकाउंटिंग कैसे की जाएगी, इस बात का जहां पर व्याख्या किया गया है उसी को हम क्या कहते हैं, लॉ कहते हैं। और इसको कौन सा लॉ कहते हैं, तो कंपनी लॉ कहते हैं। क्यों कंपनी लॉ कहते हैं, क्योंकि यहां पर कंपनी से रिलेटेड कुछ नियम दिए गए हैं कि कंपनी का निर्माण कैसे होगा, कंपनी का संचालन कैसे होगा, कंपनी की एक्टिविटीज कैसे चलेंगी, कंपनी के डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होंगे, कंपनीज में एंट्री कैसे करी जाएंगी, कंपनी में कोई कैसे आ सकता है, कंपनी से कोई कैसे बाहर जा सकता है, कंपनी कैसे बन सकती है, कंपनी कैसे समाप्त हो सकती है, कंपनी किसके लिए काम करेगी, कंपनी कौन कौन से काम करेगी, ये सब कुछ जहां लिख दिया गया उसी को क्या कहते हैं, कंपनी लॉ कहते हैं। तब उम्मीद है आपको कंपनी लॉ समझ में आ गया होगा कि ये लॉ क्या है। अब आती है बात की कंपनीज अकाउंटिंग। मैंने बताया कि इसी कंपनी से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उनको लिखने की जो प्रोसेस है उसको क्या कहेंगे, कंपनीज अकाउंटिंग कहेंगे, कंपनियों के लेखे कहेंगे। अब यहां पर बात आती है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। तो कॉर्पोरेट कुछ नहीं है, एक्चुअली हम कंपनीज को ही कॉर्पोरेट कहते हैं, कॉर्पोरेशन कहते हैं। जो निगमीय शब्द है ये निगम का विश्लेषण है, मतलब इसका जो बहुवचन प्रारूप है उसको हम लोग कहते हैं निगमीयम, ये निगम से बना हुआ है। अब निगम क्या होती है इसकी जब बात हम लोग करेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग अपने अगले वीडियो में, तब मैं आपको बताऊंगा कि कॉर्पोरेट और कंपनी में क्या डिफरेंस होता है। कुल मिलाकर के आप मान के ये चलिए कि कंपनी और कॉर्पोरेट अगर हम लोग ट्रांजैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो सेम होता है, इनमें कोई अंतर नहीं होता है। हाँ, जब हम इनके निर्माण के संदर्भ में जाकर के बात करेंगे तो बहुत बड़ा अंतर होता है, और इनकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के बारे में बात करेंगे तो अंतर होता है। लेकिन जब एंट्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो सिंपल होता है, कोई अंतर नहीं होता है कॉर्पोरेट और कंपनी में। तो मान के चलिए कॉर्पोरेट या कंपनी से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को करने के लिए जो विस्तृत विवरण है उसी को हम लोग कंपनीज अकाउंटिंग या कॉर्पोरेट अकाउंटिंग कहते हैं। तो अब बात आती है कि कंपनी के अच्छा लक्षण सर समझा दीजिए हमको, और कंपनी का निर्माण क्यों किया जाए। तो मैंने बता दिया कि कंपनी का निर्माण क्यों किया जाए। सबसे पहले तो आपका वाई क्लियर होना चाहिए। क्यों क्लियर होना चाहिए कि अगर हम सोल ट्रेडिंग में हैं तो क्यों, अगर हम फर्म में हैं तो क्यों, सही ज्वाइंट वेंचर में जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, अगर कंपनी में जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, तो कंपनी का प्रारूप क्यों एक्सेप्ट किया गया। आज के समाज में, आज के इस समय में लोग क्या चाहते हैं,
अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम करना चाहते हैं, अत्यधिक करना चाहते हैं। अब इस प्रॉफिट को अत्यधिक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत बड़े पैमाने पर आपको कैपिटल लगानी पड़ेगी। इतनी कैपिटल अकेले तो नहीं बस की बात है किसी के लगा दे। तो क्या करना है, लोगों का समूह बना लीजिए। अगर मान लो आप अकेले, आपकी क्षमता है 2 करोड़ रुपया लगाने की, कितना अकेले क्षमता है किसी व्यक्ति की 2 करोड़ रुपया लगाने की, समझ रहे हो ना, 100% क्षमता की बात कर रहा हूं, कितनी 2 करोड़ रुपए। अब वो क्या कर सकता है, ये सोल ट्रेडिंग में जा सकता है, 2 करोड़ रुपए लगाए, व्यवसाय को प्रारंभ कर ले। लेकिन उसके पास दूसरा और विकल्प है, वो 2 लाख कैंडिडेट ऐसे ढूंढे, 2 लाख कैंडिडेट ऐसे ढूंढे जो सिर्फ 10-10 रुपए लगा दें। कितना लगा दें, सिर्फ 10-10 रुपए। कितना पैसा आएगा, 2 करोड़ रुपए। अब मान लो अगर लॉस हुआ तो एक व्यक्ति का लॉस कितना होगा, 10 रुपया। यहां पर लॉस हो तो एक व्यक्ति का लॉस कितना होगा, 2 करोड़ रुपया। यही है कंपनी, जहां पर कैपिटल बड़ी ही इजीली उसका प्रबंध किया जा सकता है और रिस्क को बहुत ही आसानी के साथ में एलोकेट किया जाता है, बहुत ही आसानी के साथ बांट दिया जाता है। तो रिस्क का लेवल कम हो जाता है, कैपिटल का फ्लो बढ़ जाता है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है, काम करने का तरीका बढ़ जाता है, वर्किंग हैंड्स बढ़ जाते हैं। ये सब कुछ जहां आता है वही बात हो जाती है कंपनी की। तो अब हम लोग देखते हैं चल के कि कंपनी के लक्षण जो मैंने आपको भी यहां पर बताए थे, उनको मैं थोड़ा डिटेल में आपको बताता हूं कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और कौन कौन से वो लक्षण हैं जो कंपनी में विद्यमान होने चाहिए। तो जब बात करते हैं इसके लक्षणों की, तो उनमें देखेंगे सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। नंबर 1 पर कहा गया आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन का मतलब, आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है ना, आर्टिफिशियल मतलब बनावटी, जिसको बनाया गया है, जो वास्तविकता में नहीं है। जैसे हम लोग क्या हैं, नेचुरल पर्सन। लेकिन जो कंपनी है वो नेचुरल प्रोसेस में नहीं बनी हुई है, मतलब इसका जन्म तो हुआ है लेकिन वो नेचुरल प्रोसेस से नहीं हुआ है भाई, इसका आर्टिफिशियल प्रोसेस है। तो उस आर्टिफिशियल प्रोसेस में क्या कहा गया, ये एक लीगल पर्सन है। लीगल कौन होता है, जिसको कानून द्वारा मान्यता प्राप्त है, वही तो कानूनी है। ये क्या है, कानूनी कृत्रिम व्यक्ति है। इसको हिंदी में क्या कहेंगे, कानूनी कृत्रिम व्यक्ति। कानूनी कृत्रिम व्यक्ति का मतलब है ये सारे काम वैसे ही कर सकता है जैसे एक व्यक्ति कर सकता है। क्या कर सकता है, जैसे एक व्यक्ति सारे काम कर सकता है वैसे ये भी सारे काम कर सकता है। आप क्या कर सकते हो, किसी व्यक्ति से माल खरीद सकते हो, किसी को माल बेच सकते हो, अपने नाम से जाने जाते हो, अपने नाम से पत्राचार करते हो, ये सारे काम ये भी कर सकती है। लेकिन फिर डिफरेंस क्या है आप दोनों में या हम दोनों में, ये आर्टिफिशियल पर्सन है और हम नेचुरल पर्सन हैं। दूसरा डिफरेंस क्या है, इसको कानून ने बनाया हुआ है और हम एक नेचुरल प्रोसेस में बने हुए हैं। और अंतर क्या है, जो व्यक्ति है उसको नागरिकता प्राप्त होती है। जैसे हम भारत में जन्मे, भारत में पले बढ़े तो हमें भारत की नागरिकता प्राप्त है, हम इंडियन हैं, जबकि कोई भी कंपनी नागरिक नहीं हो सकती। तो यहां पर देखो 6 नंबर पे क्या लिखा गया, नॉट अ सिटीजन, नागरिक नहीं है, व्यक्ति की तरह है लेकिन व्यक्ति तो नहीं है ना। नागरिकता तो सिर्फ व्यक्ति को मिल सकती है। इसलिए कंपनी क्या है, एक लीगल आर्टिफिशियल पर्सन है जिसको कानून ने मान्यता प्राप्त कर दी है, मान्यता दी है, और ऐसी मान्यताएं दी हैं कि वो सब कुछ कर सकता है जो एक व्यक्ति कर सकता है। बस क्या नहीं दिया, फीलिंग्स नहीं दिया, और फीलिंग्स नहीं दिया, एक स्वरूप नहीं दिया, सिर्फ वो नाम से अपने जाना जाता है। तो नाम से जाना जाता है तो क्या कहेंगे, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, लेकिन वो सिटीजन नहीं है तो नॉट अ सिटीजन। साथ ही साथ क्लियर हो जा रहा है आपका कि ये कोई भी कंपनी कभी नहीं हो सकती। क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो नॉट अ सिटीजन क्वेश्चन पूछा जा सकता नहीं, पूछा गया है। कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, 4 ऑप्शन देता है आपको, लीगल आर्टिफिशियल पर्सन, कॉमन सील, परपेचुअल सक्सेशन, सिटीजन। चौथा नहीं है, कोई भी कंपनी कभी सिटीजन नहीं हो सकती। बात क्लियर है। चलो दूसरे नंबर पर आओ, इनकॉर्पोरेट एसोसिएशन। इनकॉर्पोरेट एसोसिएशन का मतलब क्या है भैया, कानूनी संगठन है ये क्या है, एक वैधानिक कह लो, कानूनी कह लो, मान्यता प्राप्त कह लो। ये एसोसिएशन तो है, ये एक एसोसिएशन तो है, लेकिन कैसा, मान्यता प्राप्त है। मतलब क्या है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन क्या है, कंपलसरी है भैया मेरे, कंपलसरी है, इसको टाला नहीं जा सकता। अगर कंपनी का रजिस्ट्रेशन आप नहीं करा रहे तो फिर कंपनी बन ही नहीं सकती। कंपनी का जन्म ही कब होता है, जब उसका रजिस्ट्रेशन होता है तब। और जिसका रजिस्ट्रेशन होता है
वो क्या हो जाता है, एक संगठन, ऐसा संगठन जो रजिस्टर्ड है, उसी को हम कहते हैं इनकॉर्पोरेशन या रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन और एसोसिएशन। तो ये एक ऐसा संघ है, जैसे शुरुआत में मैंने बात करी थी कि कंपनी व्यक्तियों का एक ऐसा संघ या समुदाय है जो कुछ निश्चित कार्य को करने के लिए तैयार हुए हैं, लेकिन कैसा समुदाय है, ये रजिस्टर्ड है। और रजिस्ट्रेशन कैसा है, मैंडेटरी है, कंपल्सरी है, बिना रजिस्ट्रेशन की कंपनी हो ही नहीं सकती। तो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी, कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। तीसरे नंबर पर बात करो, परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन मतलब क्या होता है, परपेचुअल क्या होता है, सतत 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 या शाश्वत। कौन है, जो कभी ना मरे, वही तो शाश्वत है। जो कभी ना मरे वही सतत है, वही शाश्वत है, जो हमेशा निरंतर चलता रहे। जब भी एक कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो ये मान लिया जाता है कि कंपनी अनवरत बहुत लंबे समय तक काम करती रहेगी। जब मैंने आपको गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट पढ़ाया था फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, तो मैंने बताया था इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है। देखिए, जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसके घर में, उसके परिवार में इतना हर्षोल्लास का माहौल क्यों बन जाता है, क्यों ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं, क्यों मिठाइयां बांटी जाती हैं, क्यों लोगों को बुला करके दावतें दी जाती हैं, क्यों पार्टियां होती हैं, क्यों बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है, ये सब क्यों हो रहा होता है, क्यों? क्योंकि जब बच्चे का जन्म हुआ तो ये मान लिया गया, ये प्रत्याशित है कि कम से कम अब ये 80-90 वर्ष का जीवन प्राप्त करके अपना नाम रोशन करेगा, साथ ही साथ मेरा नाम रोशन करेगा। इस वजह से ये खुशियां मनाई जा रही थी, सिर्फ बच्चे के जन्म की वजह से नहीं थी। सपोज दैट, भगवान न करे कभी ऐसा हो, लेकिन सपोज दैट मान लो मिस्टर ए के यहाँ कोई बच्चा जन्म लेता है और पता चल जाता है तुरंत कि इसका उम्र सिर्फ 10-12 दिन है। अब बताओ, क्या ये खुशियां होंगी? नहीं होंगी ना, दुख में बदल जाएंगी ये खुशियां। लोग मिलने नहीं आएंगे, जो लोग बुके लेकर के आते हैं, मिठाइयां लेकर के आते हैं, वो लोग नहीं आएंगे। क्यों? कहेंगे यार क्या फायदा उसके जले पे नमक छिड़कने चले। नहीं आएंगे लोग। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि ये पता है कि इसका समापन होने वाला है, बहुत जल्दी खत्म होने वाला है ये। तो अगर ये प्रत्याशा खत्म हो जाएगी तो खुशियां खत्म हो जाएंगी। इसी तरीके से कंपनी में क्या है, परपेचुअल सक्सेशन है। जब कंपनी एक बार बन जाती है तो बहुत लंबे समय तक काम करती रहेगी, यह मान लिया जाता है, यह अंडरस्टूड होता है। इसी के आधार पर उसकी अकाउंटिंग की जाती है, इसी के आधार पर शेयर होल्डर्स उसके साथ जाकर के जुड़ते हैं। अर्थात यहां पर कहने का इसके मतलब है कि शेयर होल्डर्स तो आते जाते रहेंगे, शेयर होल्डर्स आते जाते रहेंगे, लेकिन कंपनी समाप्त नहीं होगी कभी भी। शेयर होल्डर आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, कंपनी कभी समाप्त नहीं होती। कहते ना, चला जाए अगर माली, चमन होता नहीं खाली। कोई फर्क नहीं पड़ता है, बहारें फिर भी आएंगी, माली रहे या ना रहे। तो ये है माली, इसका ये माली है, लेकिन बदलते रहेंगे। एक चला जाए तो क्या दोबारा कोई आएगा नहीं क्या? अरे ये प्रकृति का नियम है यार, जाने के बाद में खुशी हो या गम हो, आती हैं और जाती हैं। इसी तरीके से ये आएंगे जाएंगे, लेकिन जीवन चलता रहेगा। जिस तरीके से जीवन चलता रहेगा उसी तरीके से कंपनी चलती रहेगी। परपेचुअल सक्सेशन है, कभी खत्म नहीं होगी। आगे बात करो लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या है? लायबिलिटी के आधार पर कंपनी 3 तरीके की होती है। लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, गारंटेड कंपनी, अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। आगे पढ़ाऊंगा चल के अभी कल आपको मैं अगले वीडियो में। लिमिटेड लायबिलिटी क्या होता है? मोस्टली कंपनी की जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। ध्यान देना, कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड नहीं होती, शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। कभी कभी क्वेश्चन घुमा के पूछ लेता है ना। कंपनी की लायबिलिटी होती, कंपनी की लायबिलिटी ऑलवेज अनलिमिटेड होती है, शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। क्योंकि शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी जब लिमिटेड होती है और कंपनी में शेयर होल्डर्स ही सब कुछ होते हैं और कुछ होता ही नहीं है, इस वजह से कंपनी की लायबिलिटी को लिमिटेड लायबिलिटी कहा जाता है। नहीं तो लायबिलिटी किसकी लिमिटेड है? शेयर होल्डर की लिमिटेड है। कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड नहीं है, कंपनी की लायबिलिटी अनलिमिटेड है। अब ये लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या है? मान लो मिस्टर ए ने कंपनी के 10 रुपए वाले 100 शेयर खरीद लिए, 100 शेयर खरीद लिए, तो मिस्टर ए कंपनी को कितना रुपया देंगे? कितना रुपया देने के लिए बाध्य हैं? 1000। अब कंपनी चाहे रहे चाहे डूब जाए, मान लो 990 रुपए इनसे मांगा जा चुका है, तो कंपनी डूबने पे आ गई, एकदम बर्बाद होने पे आ गई, तो 10 रुपए इनसे ज्यादा से ज्यादा मांग सकती है। कुल मिलाकर कितना मांग सकती है? जितने के इन्होंने शेयर खरीदे थे उससे ज्यादा की डिमांड नहीं कर सकती है। तो मिस्टर ए की लायबिलिटी कितनी है? 1000 रुपए तक लिमिटेड हो गई। इसको क्या कहेंगे? लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। तो भैया कंपनीज में मुख्य रूप से जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड ही होती है, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी नहीं होती है। लेकिन हाँ, हमारा कंपनीज एक्ट 2013 इस बात की मान्यता देता है कि हो सकती है, लेकिन होती नहीं है। ये मैं कल बात करूंगा आगे चल करके। लिमिटेड लायबिलिटी आप उम्मीद है समझ गए होंगे। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब है कि शेयर होल्डर ने कंपनी के जितने रुपए के शेयर खरीदे हैं,
केवल कंपनी के विकट परिस्थितियों में भी उतना ही देने के लिए बाध्य है जितने के उसने शेयर खरीदे, उससे ज्यादा की उसकी पर्सनल लायबिलिटी नहीं बन रही, मतलब कंपनी उससे ज्यादा की डिमांड उससे किसी भी दशा में नहीं कर सकती। ओके, कॉमन सील, कॉमन सील क्या है भाई? कॉमन सील क्या होती है? जैसे शूज खरीदने जाएं, शूज खरीदने जाएं, शूज लगा हुआ है शोकेस में, शेप एंड साइज है वो बिल्कुल वुडलैंड जैसा है, या फिर लिबर्टी जैसा है, या फिर रेड चीफ जैसा है ना, लेकिन उसके ऊपर वो मोहर नहीं लगी हुई है जो वुडलैंड पे या फिर आपको रेड चीफ के शूज पे मिलती है। तो क्या आप मान लेंगे कि ये वुडलैंड या रेड चीफ का है? दुकानदार चाहे जितना चिल्लाता रहे, अरे यार रेड चीफ का है, रेड चीफ का है, रेड चीफ का है, मान लोगे? नहीं, आप ढूंढोगे यार इस पे वो सील तो दिख नहीं थी कहीं, वुडलैंड पे वो दिख तो रहा नहीं कहीं, इसका लोगो तो दिख नहीं रहा है। क्या है? कॉमन सील है। मतलब एक ऐसी मोहर जो जिस प्रलेख पर लगा दी गई मान लिया जाता है कि ये प्रलेख उसी का है। जैसे कॉलेजेस में आप लोग स्टडी करते हैं ना, तो फिर आपको मार्कशीट इशू होती है, मार्कशीट इशू होती है तो देखो मार्कशीट इशू होती है, आपका एडमिट कार्ड इशू होता है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स इशू होते हैं उस पर एक मोहर लगी होती है, नीचे सिग्नेचर होते हैं। ऐसे कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको दे दिया जाएगा तो लो ये हो गया तुम्हारा डॉक्यूमेंट्स, मान लोगे ना? नहीं मानते। जब उस पर देखते हैं कि जो अथॉराइज्ड पर्सन है उसकी मोहर और उसके नीचे उसका इनिशियल सिग्नेचर होता है, तब मानते हैं कि हाँ ये ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल है ना। तो ये कॉमन सील है, ये मोहर है, वही मोहर जो कॉलेजेस में देखते हो आप, वही चीज वो कंपनी में भी जब होती है तो उसको कॉमन सील कहते हैं। हर एक कंपनी की अपनी कॉमन सील अलग होती है, जिस प्रलेख पर ये लगा दी जाती है मान लिया जाता है ये प्रलेख, ये डॉक्यूमेंट्स कंपनी के द्वारा ही इशू करे गए हैं, तो वो एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी बनाता है कंपनी की, उसको क्या कहते हैं? कॉमन सील कहते हैं। ओके जी हाँ, बिल्कुल सही है। नॉट अ सिटीजन, सिटीजन नहीं होती कोई कंपनी, सिटीजन नहीं होती, हाँ ठीक है, बिल्कुल नहीं होती। वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, भैया जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। इसी तरीके से कंपनी का निर्माण हुआ है बाय लॉ, तो बाय लॉ उसका समापन भी होगा। नियमों के अधीन ही कंपनी का निर्माण होता है और नियमों के अधीन ही उसका समापन भी हो सकता है। तो जब कभी भी समापन होगा नियमों के अधीन होगा, नियमों का उल्लंघन करने पर होगा, या फिर उन नियमों को सही तरीके से फॉलो न करने मतलब नियमों का उल्लंघन करने पर इसका समापन भी किया जा सकता है। एक और पॉइंट होता है डेमोक्रेटिक ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती हैं, इसकी जो मतलब संचालन की क्रियाएं हैं वो बिल्कुल लोकतंत्रात्मक होती हैं। लोकतंत्रात्मक जैसे जनता क्या करती है, चुनाव आता है उसमें अपना विधायक चुनती है, अपना सांसद चुनती है, फिर वो जो विधायक चुन करके जाते हैं वो एक मुख्यमंत्री चुनते हैं, सांसद जो चुन के जाते हैं वो अपना प्रधानमंत्री चुनते हैं, फिर प्रधानमंत्री पूरे देश को संचालित करता है और मुख्यमंत्री प्रदेश को संचालित करता है। ये संचालित करने की जिम्मेदारी उसके ऊपर आ जाती है और अपने अधीनस्थों के साथ में मिलकर के वो प्रदेश को या देश को संचालित करते हैं। ठीक इसी तरीके से कंपनी को भी किया जाता है। जिस तरीके से यहाँ पर तमाम सारे वोटर्स होते हैं, इसी तरीके से कंपनी में भी वोटर्स होते हैं। तो यहाँ पर वोटर्स हम और आप हो गए, कंपनी में जब इन वोटर्स की बात करी जाती है तो उनको शेयर होल्डर कहा जाता है। जैसे यहां पर आम चुनाव में अगर मैं वोटर्स की बात करूं और कंपनी के चुनाव में मैं बात करूं तो मैं शेयर होल्डर्स को एज ए वोटर ट्रीट करूंगा कि ये मेरे वोटर्स हैं। फिर यहां पर वो वोटर्स किसको चुनते हैं? विधायकों को चुनते हैं। तो इसी तरीके से कंपनी में जो शेयर होल्डर्स हैं वो डायरेक्टर्स को चुनते हैं। फिर जो डायरेक्टर होते हैं जो यहाँ पर विधायक बन के गए वो उन्होंने क्या चुन लिया? अपना एक मुख्यमंत्री चुन लिया। हाँ, बस कंपनी में मुख्यमंत्री नहीं होता है, जो शेयर होल्डर होते हैं वो अपने कई एक डायरेक्टर चुनते हैं। कितने डायरेक्टर चुनते हैं कल बात करूंगा, जब मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा पूरे टाइप्स ऑफ कंपनी में, तो डिटेल में हर एक कंपनी के बारे में चलकर डिटेल में बात करेंगे, तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा। तो वो शेयर होल्डर्स अपने डायरेक्टर्स चुन लेते हैं। वो डायरेक्टर्स का एक बोर्ड बन जाता है जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहा जाता है। बोर्ड का मतलब और कुछ नहीं होता भैया, कोई बोर्ड ऐसा नहीं होता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मतलब होता है कि जो डायरेक्टर्स हैं कंपनी के, जो मोर देन 2 डायरेक्टर्स होते हैं, मतलब अगर पब्लिक कंपनी की बात करें, बता ही देता हूं। अच्छा, अगर पब्लिक कंपनी की बात करें तो 3 डायरेक्टर मिनिमम होने चाहिए और 15 मैक्सिमम होने चाहिए। तो अगर मान लो 10 कंपनी में डायरेक्टर अपॉइंट किए गए तो 10 जो डायरेक्टर हैं उनका जो ग्रुप बनेगा उसको कहेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो वही कंपनीज को संचालित करेंगे। तो कंपनी का भी देखो कैसा हो गया, ऑपरेटिंग एक्टिविटी उसकी कैसी हो गई, ऑपरेशनल सिचुएशन उसकी कैसी हो गई, बिल्कुल डेमोक्रेटिक हो गई। जैसे यहाँ लोकतंत्रात्मक वैसे वहां लोकतंत्रात्मक। तो कंपनी का जो परिचालन होता है, मतलब जो संचालन होता है, वो लोकतंत्रात्मक तरीके से किया जाता है। तो ये 8 लक्षण कंपनी में विद्यमान होने चाहिए। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी भी एग्जाम को आप उठा के देख लीजिए, पक्का है क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। और क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है? क्वेश्चन में पूछा जाता है निम्न में से कंपनी का लक्षण नहीं है, विच आर द नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंपनी। तो आपको याद रखना है कि भैया अगर मिले हमको आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, जी हाँ बिल्कुल होता है। उसका इनकॉर्पोरेट एसोसिएशन, जी हाँ होता है। परपेचुअल सक्सेशन होता है, लिमिटेड लायबिलिटी होती है, कॉमन सील होती है, नॉट अ सिटीजन होती है, वेडिंग ऑफ कंपनी होती है। डेमोक्रेटिक
ऑपरेशन उसका होता है, एक और पॉइंट रह गया, उस पॉइंट को कहते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी इसमें नहीं लिखा मैंने, सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब पृथक वैधानिक अस्तित्व। ये पॉइंट और याद रखिएगा, 8 नंबर का और 9 नंबर का पॉइंट हो जाएगा। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब होता है कि कंपनी के शेयर होल्डर्स, कंपनी के डायरेक्टर्स और कंपनी, इन दोनों का अस्तित्व अलग अलग होता है। जैसे मैंने आपको बताया था एंटिटी कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, जो ये बताता है कि कंपनी का ओनर और जो बताता है कि व्यवसाय और व्यवसाय के मालिक का अस्तित्व अलग अलग है, ऐसे ही कंपनी में भी होता है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, जो ये बताता है कि कंपनी के शेयर होल्डर्स, कंपनी के डायरेक्टर्स, कंपनी के मैनेजर्स और कंपनी, इन दोनों का, इन सब का अस्तित्व अलग अलग है। अगर कंपनी की तरफ से कोई भी प्रशंविदा मतलब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के डायरेक्टर्स करते हैं कंपनी को बेनिफिट पहुंचाने के उद्देश्य से, लेकिन उसमें कंपनी का लॉस हो जाता है, तो इसके लिए कंपनी रिस्पॉन्सिबल होगी, डायरेक्टर्स नहीं। लेकिन हाँ, अगर कंपनी के डायरेक्टर्स का तनिक भी उद्देश्य अपना निजी स्वार्थ सिद्ध करना था और यह बात क्लियर हो गई, तो फिर कंपनी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी, आप डायरेक्टर जो हैं वही रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो क्या है सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब दोनों का अस्तित्व अलग अलग है। कंपनी के लिए काम करते हुए अगर कंपनी के भले के लिए आपने कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए काम किया था, लॉस हो गया, कोई बात नहीं, कंपनी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन अगर आपने निजी स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए काम किया हुआ है तो इसके लिए फिर आप खुद ही रिस्पॉन्सिबल होंगे, कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। और ऐसा क्यों बनाया गया, ना बनाया जाए तो ये क्या है, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। अरे भैया, जिसके पास दिमाग होता है, जिसके पास समझ होती है, जिसके पास बुद्धि होती है, उसको तो आज के होशियार लोग बेवकूफ बना देते हैं। सोचो भला ये आर्टिफिशियल पर्सन का क्या करेंगे, गेंद की तरह इसको खेलते घूमते। इसको राइट दिया, इसको पावर दी गई है, अगर ये पावर ना दी जाए इसको बेवकूफ बनाते लोग। तो ये पावर दी गई कैसी कि अगर भैया कंपनी के लिए काम कर रहे थे तो कंपनी रिस्पॉन्सिबल है, अपने लिए काम कर रहे थे तो तुम खुद रिस्पॉन्सिबल हो, कंपनी नहीं। तो उम्मीद है कंपनी क्या होती है और कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं आप भली भांति समझ गए होंगे। अरे यार, वीडियो पसंद आया करे ना तो लाइक कर दिया करो। लाइक करने में आपको कुछ जाता तो है नहीं। हाँ भाई, जाता हो, आपको बड़ी मेहनत लग जाती हो, कुछ आपको फाइनेंशियल एक्सपेंड हो जाता हो, बिल्कुल ना करिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है और वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, विषय वस्तु आपको आसानी के साथ में समझ में आ रही है, आपको लगता है कि इसको और लोगों तक पहुंचाना चाहिए, तो पहुंचाओ भाई, मदद करो हमारी भी और उन लोगों की भी। उनको इसको पहुंचाओ, वीडियो को और आगे तक बढ़ाओ, जितना अच्छा से आप इसको आगे बढ़ा सकते हो उतना बढ़ाइए आप। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए। कमेंट करके हमको बताइए कि आपको हमारा पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है। मैं आपको लगातार कंपनी से रिलेटेड, अब स्टार्टिंग करिए मैंने एंड तक लेकर के एक एक पॉइंट जो आपको जल्दी जल्दी कहीं ढूंढने नहीं मिलेगा और कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, इसके आधार पर समझाता रहूंगा या समझाने का अपना पूरा प्रयास करता रहूंगा। इसी उम्मीद के साथ में मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां पर मैं आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ कंपनी, मतलब कंपनियों के प्रकार, कंपनी कितने प्रकार की होती हैं। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।